दोस्तों, अगर आपको किसी अनंत चीज़ के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा तो जवाब होगा ये यूनिवर्स, यानी ये ब्रह्मांड। इसका ना ही कोई अंत है और ना ही कोई छोर। ये इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। अगर कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनकी माने तो उन्होंने यूनिवर्स को नापने की कोशिश की है। हालांकि ये असंभव है। अगर हम यूनिवर्स को नापने जाए तो इसमें खरबों खरबों साल लग जाएंगे, और इतने साल लग जाने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सच में इसके बारे में पूरी जानकारी जुटा पाएंगे भी या नहीं। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आप एक पल में भी लगा सकते हैं। बस आपको रात को बाहर निकलना है और खुले आसमान को देखना है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो टिमटिमाते तारे आप देख रहे हो, इनमें से एक एक तारा अपनी धरती से लाखों गुना बड़ा है। तो आज हम ब्रह्मांड की आखिरी छोर तक का सफ़र करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि बिगड़ने वाला है। ये है हमारी पृथ्वी, जहाँ आप कहीं ना कहीं रहते हो। या वो सब कुछ है, हर एक चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरत है। इस ग्रह पर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। लेकिन ये विशाल ग्रह ब्रह्मांड की तुलना में कितना बड़ा है? चलिए कंपैरिजन के लिए हमारे सबसे नज़दीकी चांद को ले लीजिए। चांद वैसे तो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लगता है, लेकिन असल में उतना नज़दीक नहीं है। चांद हमें नज़दीक इसलिए लगता है क्योंकि रात को हम इसे क्लियरली देख सकते हैं, बट एक्चुअली में चांद हमसे उतना नज़दीक नहीं है जितना हम सोचते हैं। बल्कि चांद हमसे इतना दूर है कि इसमें हम 30 पृथ्वी तक बिठा सकते हैं। अगर हम किसी तरह कार की मदद से चांद तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चांद तक पहुंचने में 160 दिन लगेंगे, और वहाँ पर पहुंचने के बाद पृथ्वी हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह वेनस, यानी शुक्र ग्रह। ये भी एक पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट है, और इसकी ग्रेविटी भी लगभग पृथ्वी के समान ही है। ये ग्रह नर्क के समान है, क्योंकि यहाँ पर होती है भयंकर बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड की बारिश। इसके एटमॉस्फेयर पे जो बादल दिखाई देते हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। इस ग्रह पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है और बाहर नहीं जा पाती। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस। इसकी सतह पर काफ़ी ज्वालामुखी मौजूद है, जो इसकी सतह को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। चलिए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध, यानी मरक्यूरी। इसकी धरती बिल्कुल चंद्रमा जैसी दिखाई देती है, क्योंकि इस पर भी चंद्रमा जैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस ग्रह के दिन और रात में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जहाँ इसका दिन का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस होता है, वही रात को इसका टेम्परेचर गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा भगवान, हमारा सूर्य, ये हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर इसकी विड्थ मापी जाए तो ये लगभग 100 अर्थ बराबर होगी, और अगर हम इसमें सभी 8 प्लैनेट फिट करना चाहे तो लगभग 600 टाइम्स होगा। सूरज की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो हमारे सारे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये है सूरज की लपेटें, ये इतनी बड़ी बड़ी होती है कि इसमें एक पृथ्वी तक समा जा सके। चलिए हमारे सफ़र को और भी आगे बढ़ाते हैं। ये है मंगल, यानी मार्स ग्रह। इसकी धरती लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। साइंटिस्ट इस प्लैनेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं मार्स से रिलेटेड है, और अगर भविष्य में बस्तियां बसाने की बात की जाए तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम बसा सकते हैं। लेकिन आज ये ग्रह वीरान पड़ा है। यह है मार्स का सबसे बड़ा ओलंपस मॉन्स, यानी एक ज्वालामुखी है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर कंपैरिजन करें तो यह माउंट एवरेस्ट के 3 टाइम्स गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर बात की जाए पृथ्वी की तो कुछ इस तरह से दिखती है पृथ्वी मार्स से। अब आगे की यात्रा थोड़ी सी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में, जो कि मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच मौजूद है। इसमें मौजूद है बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें। ये चट्टानें इतनी बड़ी है
कि अगर ये मर्ज हो जाए तो एक प्लैनेट का निर्माण कर सके। इसमें इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स है कि उनमें से किसी भी एस्टेरॉइड पर हम एक पूरा शहर बसा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे ग्रह बने, लेकिन एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद ये मलबा वैसा का वैसा रहा। एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद ये मलबा भी एक प्लैनेट बन सकता था, लेकिन कुछ बाहरी शक्तियों ने इसे प्लैनेट नहीं बनने दिया। वो शक्ति थी जुपिटर की ग्रेविटी। जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने इसे एक प्लैनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह मिलाकर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बना सकते। ये है जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक विशाल तूफान है जो कई से सालों तक यहाँ पर चलता आ रहा है। जस्ट फॉर कंपैरिजन ये इतना बड़ा है कि इसके जो एरिया है उस पर एक पूरी पृथ्वी समा सके। जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है, इस पर हम लैंड नहीं कर सकते। अगर इसमें हम लैंड करने की कोशिश की जाए तो हम सीधा अंदर चले जाएंगे। जुपिटर जितना वायलेंट और विनाशकारी है, वही उसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के चंद्रमा में से एक ये है यूरोपा, जो कि पूरी तरह बर्फ़ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर पर जो जमी हुई बर्फ़ है उसके नीचे पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। और आप जानते हैं, पानी का तरल रूप में वहाँ होना, इसका मतलब जीवन के होने की संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ा देता है। चलिए, हमारा अगला पड़ाव है हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि यानी सैटर्न ग्रह। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 120 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर टाइम सही हो तो इसे बिना टेलीस्कोप के भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सैटर्न की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 8 गुना तक कम है। इसी वजह से अगर आप सैटर्न को उठाकर पानी में रख पाए, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए तो यह ग्रह पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर तैरता रहेगा। यह है शनि ग्रह का एक चंद्रमा टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है, इस पर हवा है, बारिश है, यहाँ तक कि इस पर ऋतुएं भी बदलती है। इस पर सागर, नदियाँ और लेक्स भी है। ये चंद्रमा दिखने में लगभग पृथ्वी की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो पानी, सागर, नदियाँ है वो पानी की नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैसेस के हैं। अगर हम किसी तरह इन नेचुरल गैसेस को पृथ्वी पर ला पाए तो इतने ज़्यादा है कि ये हज़ारों सालों तक हमारे शहरों को रोशन कर सके। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हज़ारों सालों बाद जब सूरज अपनी अंतिम चरण में होगा और रेड जायंट बन चुका होगा, उस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मौजूद होंगी। इस वजह से वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अभी हम अपने घर से इतना दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती हुई नजर आएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस, जो कि हमसे लगभग 2.6 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बिल्कुल टेढ़ा घूम रहा है, क्योंकि यह ग्रह लगभग 97.7 डिग्री तक घुमा हुआ है और इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी के सभी प्लैनेट खड़े होकर घूमते हैं और ये लेटे लेटे घूम रहा है। यूरेनस को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, लेकिन इसको अनंत आकाश में तारों के बीच पहचान पाना हमेशा ही मुश्किल रहा था। और यही कारण है कि भूतकाल में जितने भी ऑब्जर्वर ने यूरेनस को ऑब्जर्व किया, ये उसे प्लैनेट नहीं बल्कि एक तारा समझते थे। इसकी डिमनेस और धीमी गति के ऑर्बिट करने के कारण इसे ऑब्जर्वर एक ग्रह के तौर पर नहीं जांच पाए, वो इसे एक तारा ही समझते थे। सर विलियम हर्शल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूरेनस को एक ग्रह के तौर पर सबके सामने अनाउंस किया था, और इसके साथ ही यूरेनस पहला ऐसा ग्रह बन गया था जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। हमारे सौरमंडल का आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून। ये ग्रह सूर्य से लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये इतना दूरी पर है कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को भी पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं। इसका मास अर्थ से 17 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि इसकी ग्रेविटी भी अर्थ से ज़्यादा होगी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ से 1.14 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब अर्थ पर अगर आपका वजन 100 केजी है तो इस पर आपका वजन होगा 114 केजी। नेपच्यून पर हम खड़े नहीं हो सकते,
क्योंकि इस पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह आइसी मटेरियल, मीथेन, वाटर और अमोनिया जैसे गैसेस से बना हुआ है, जिसके लिक्विड सरफेस पर एक बार उतरने के बाद आप इसमें लगातार डूबते जाएंगे और तब तक डूबते रहेंगे जब तक हाई प्रेशर की वजह से आपकी जान ना चली जाए। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी ये ख़त्म नहीं होता। अपनी सोलर सिस्टम की गहराई में अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं क्यूपर बेल्ट में, जो पिछली एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज़्यादा फैली है। ग्रहों की लिस्ट से बेदखल किए जाने वाला ग्रह प्लूटो भी इसी एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा है। क्यूपर बेल्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट से भी ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिनके खुद की ग्रेविटी की वजह से इनके खुद के चंद्रमा भी हैं। चलिए अब क्यूपर बेल्ट को पार करके आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर यह है सूर्य से सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट सेरेना। ये एक बौना ग्रह है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 10,000 सालों में पूरी करता है। चलिए अब हम सोलर सिस्टम के बाहर का रुख करते हैं। अभी हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। यह है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। यही एक एकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि सबसे दूर मौजूद है। यह पृथ्वी से लगभग अभी तक 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के काफ़ी सवालों के जवाब से पर्दा उठाया है। इसकी स्पीड है लगभग 17 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम सोलर सिस्टम की हदों से इतना दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूरज एक आम तारे की तरह दिखाई देता है, लेकिन इतने दूर से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अरबों संख्या में यहाँ पर कॉमेट्स को देखा जा सकता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन कॉमेट्स में इतना ज़्यादा पानी है कि अगर ये इकट्ठा हो जाए तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं उन सब को वो डबल गुना से भर दे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया है। अंतरिक्ष में तैर रही ये बर्फीली छोटी छोटी चट्टानों में जीवन सूक्ष्म रूप में बैक्टीरिया के फॉर्म में मौजूद हो सकता है। कॉमेट्स का एक विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घिरा हुआ है, जिसे ओर्ट क्लाउड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की ग्रेविटी की आखिरी सीमाओं पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमज़ोर पड़ने लगती है। अब यहाँ से आगे की यात्रा एक रहस्यमयी और अननोन स्पेस में होगी, जहाँ खूब अंधेरा है और यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अपने सफ़र को और भी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे सूरज से सबसे नज़दीकी सितारा, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। तो ये लाइट ईयर्स क्या है? 1 लाइट ईयर मतलब एक साल में सूर्य का जो प्रकाश है, जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसमें एक साल में जितना अंतर तय किया उसे कहते हैं हम 1 लाइट ईयर। अगर बात की जाए वॉयेजर 1 की, जो कि अभी 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर उसे वहाँ तक पहुँचने में यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुँचने में 70,000 साल लगेंगे। चलिए अब अपने सफ़र को और भी आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ चुके हैं 10 लाइट ईयर्स दूर और हमारे सामने ये है एक बेबी स्टार, जिसने अभी अभी अपना जीवन शुरू किया है और इस तारामंडल में अभी अन्य ग्रहों का निर्माण होना बाकी है। हो सकता है कि इस तारामंडल में किसी ऐसे ग्रह का निर्माण हो जो हमारे पृथ्वी से बिल्कुल भी मेल खाता है, लेकिन इसमें भी कई अरबों साल लग जाएंगे। चलिए अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम देख रहे हैं ऐसे तारामंडल को जिसका जन्म हमारे तारामंडल के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लिस 581। इस तारे की सबसे खास बात यह है कि इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है। वैसे तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, जिनकी यात्रा करना तो दूर, उनको पूरे जीवन काल में गिनना भी असंभव है। चलिए अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए मिल्की वे को बाहर से देखते हैं। तो ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अंदर ही हमारी पृथ्वी है। ये पीला डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल का रेंज है, मतलब कोई भी एलियन या अदर सिविलाइजेशन इस रेंज के बाहर है तो उन्हें इंसानों के मौजूद होने का कभी पता नहीं चल पाएगा। हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा है, जहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स है। लेकिन आप इन सब को
रात में नहीं देख पाओगे, क्योंकि जितने भी सितारे आप देख रहे हैं, यानी 99.9% सितारे जो आप देख रहे हो, वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया के अंदर है। लेकिन ये विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जो भी ये इसका एक भाग है। जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। एक कलेक्शन है 54 गैलेक्सी का, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स तक। इसे भी और जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, जहां यहाँ की एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी लगभग 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती भर का दाना है बड़े लैनिकिया सुपर क्लस्टर का, जो कि हमारे गैलेक्सी जैसे 1 लाख और गैलेक्सीज का घर है। और यहाँ की दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट यहाँ से भी हम जूम आउट कर सके पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, तो हम देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यहाँ पर कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, और इन गैलेक्सीज को मिलाकर इतने सितारे हैं जितने रेती के कण पृथ्वी पर भी नहीं है। हमारी पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की किसी भी कोने तक की दूरी 4650 करोड़ लाइट ईयर्स है, जिसका मतलब है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की पूरी लंबाई लगभग 9300 करोड़ लाइट ईयर्स है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रह्मांड के इस दिखने वाले हिस्से के पार क्या है। इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो आज हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इससे बाहर का ब्रह्मांड इससे कई ज़्यादा रोमांचक, रहस्यमयी है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है। इतनी दूर से रोशनी अभी तक हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई, और शायद ही कभी पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम कई सौ साल, करोड़ों सालों तक भी जिए, तो यूनिवर्स में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसी जगह होंगी जो हमेशा हमसे छुपी हुई रहेंगी, चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर लें। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा यूनिवर्स 150 टाइम्स सेक्सटिलियन बड़ा हो सकता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में ये नंबर कुछ इस तरह से दिखता है। ध्यान से देखिए इस नंबर को, इसमें इतने नंबर्स है कि आप चौंक जाएंगे। कंपैरिजन करें, अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल का साइज का मान ले, तो शायद पूरा यूनिवर्स हमारी पृथ्वी से भी बड़ा हो सकता है। इसका मतलब इस ब्रह्मांड में इतना कुछ है जो हम खोज सकते हैं, और यकीनन भविष्य में साइंटिस्ट और भी रहस्यमयी और रोमांचक प्लैनेट को ढूंढ निकालेंगे, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कैसा रहा आपका यह सफ़र, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।